आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो पिछले कुछ अरसे में हमारी सोसाइटी में आ गए हैं जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ ख़राब हो रही है? सबसे पहला तो पुअर पोस्चर है जो कि आजकल हम में बहुत कॉमन है। अब हम लोग कॉमनली घर में फ़ोन भी यूज़ कर रहे होंगे तो बहुत ही पुअर पोस्चर में करेंगे। हमारी इनएक्टिविटी बहुत है। पहले तो लोग थे उनकी वर्किंग आपको पता है किस तरह से थी, सारा काम उन्होंने खुद करना है, लेकिन अब जो है हम लोग डिपेंडेंट होंगे, मशीन्स पर डिपेंडेंट हैं। मसल्स एक मशीन की तरह काम करते हैं। जब आप एक मशीन को कुछ अर्सा नहीं चलाएंगे तो वो मशीन क्या करती है, ऑटोमेटिकली जो है वो थोड़ा सा आपको तंग करेगी। इसी तरह से हम लोग मेड्स पे डिपेंडेंट है, तो ये सारी हमारी जो डिपेंडेंसी है ना, इसी की वजह से हमारी इनएक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सेहत के मसाइल लोगों में बहुत कॉमन है, यानी जो बीमारियां लोगों को 40, 50 या 60 की एज में होती थी अब वो 30 या 25 की एज में आ गई हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो हमारा लाइफस्टाइल है, फिर हमारी डाइट है, फिर हमारा जो है वो इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, वो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमने जिस गेस्ट को दावत दी है, डॉक्टर मुक़द्दस फ़ातिमा साहिबा को। ये बुनियादी तौर पे एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये सोशल वर्क भी कर रही हैं और फ़िज़ियोथेरेपी में ये बताएंगी हमें कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के लिए जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं और कौन से ऐसे कह लें कि वो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिनको अगर हम ले लें तो हम लॉन्ग टर्म में जो है वो हमारे जॉइंट्स, हमारी हड्डियाँ और जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी है वो बेहतर रह सकती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुक़द्दस, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैम अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगा कि फ़िज़ियोथेरेपी की फ़ील्ड आपने कब और कैसे चूज़ की? आम तौर पे जो है वो लोग MBBS की तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो फिर इस फील्ड में आप कैसे आईं? कि आपको शौक़ था या ख़ुद ही आ गई? बेसिकली फ़िज़ियोथेरेपी में ये था कि एंटी टेस्ट वगैरह के जो प्रोसीजर्स थे वो चल रहे थे सारे, उसमें फिर हमारा सिलेक्शन जो है वो इसको रिकंडक्शन हुई MD कैट की, तब बाय लक ही आप कह लें फ़िज़ियोथेरेपी फ़ील्ड में एंट्री हो गई। लेकिन जब इस फील्ड में एंट्री हो गई तो फिर इस फील्ड के बारे में पता चला कि हाँ भाई ये भी फील्ड है। जैसे कि अब आमतौर पे अब तो इसमें बहुत से लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, लेकिन तब इसको इतना नहीं प्रेफर किया जाता था 2017 में। लेकिन जब इस फील्ड में एंटर हुए तब पता चला कि भाई इस फील्ड में वाकई जो है वो बहुत एक बेनिफिशियल फील्ड है और ये लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। मैम, आपने जो फिजियो फोकस एसोसिएशन बनाई, इसके आप प्रेसिडेंट भी हैं, इसका क्या मकसद था और ये अभी करंटली किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है? बेसिकली जब मैंने ही इस फील्ड में एंटर हुई तो मैंने कुछ चीज़ें फेस की, जैसे कि आप कह लें लैक ऑफ कम्युनिकेशन या फिर पेशेंट हैंडलिंग प्रोसेस जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाते इंस्टीट्यूट वाले कुछ। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर हम मेडिकल स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे उन लोगों को जिन्होंने फील्ड में आके परफॉर्म करना है। आपको पता है डॉक्टरी एक ऐसी फील्ड है जिसमें अगर एक दफ़ा एक इंसान एंटर हो जाता है तो फिर वो लाइफ सेवर होता है। तो एज अ लाइफ सेवर जब उसने वर्क करना है तो फिर उसे चाहिए कि वो उसके पास वो स्किल्स होनी चाहिए। तो इन्हीं स्किल्स को इम्प्रूव करवाने के लिए स्टूडेंट्स में हमने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था। बेसिकली ये 2019 में हमने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया और इसके जो जिनके साथ मैंने मिलकर स्टार्ट किया वो मेरे सीनियर भी हैं और मेरे आप कह लें टीचर भी हैं, डॉक्टर अदील लतीफ़, उनके साथ मिलकर ये हमने स्टार्ट किया प्लेटफॉर्म, जिस पे हमने 1000+ स्टूडेंट्स को अभी तक जो है वो ट्रेनिंग दे चुके हैं। सही। मैम, चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े ख़ास तौर पे जब आपने ये एसोसिएशन बनाई? जब एसोसिएशन स्टार्ट की थी 2019 में हमने स्टार्ट की, 2017 में मेरी डिग्री स्टार्ट हुई, 2 साल बाद मैंने ये 2019 में स्टार्ट की। अब सबसे बड़ा चैलेंज तो इसमें यह था, पहले तो वर्किंग 2-3 मंथ बड़ी अच्छी हमारी चली है, लेकिन बीच में कोविड आ गया। सबसे बड़ा चैलेंज ये था हमारे लिए कि उस कंडीशन में हमें इस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से चलाना है। तब फिर ऑनलाइन इस प्रोसेस को हमने वर्क किया। उसके बाद जैसे ही कोविड का ड्यूरेशन ख़त्म हुआ तब हम फिज़िकली आए, तब भी हमें बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़े। जैसे कि आपकी कम्युनिटी में कुछ आपके सपोर्टर्स होते हैं, उसी तरह से कुछ लोग इसी तरह भी होते हैं जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन हमेशा आप अपने सपोर्टर्स को देखना चाहिए और जो क्रिटिसाइज़ करते हैं उनसे सीखना चाहिए। तो इसी तरह सीखते हुए ही हमने आज तक ये इसको लेकर चल रहे हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि फ़िज़ियोथेरेपी की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो मुख्तलिफ़ एज ग्रुप्स के लोग हैं, जैसे एक 25-30 एज ग्रुप के लोग हैं
और फिर 50-60 पे भी हम चले जाते हैं। तो आम तौर पे जो ये यंग लोगों में फिजियोथेरेपी के मसाइल हैं, जॉइंट्स पेन है या उनसे मूव नहीं किया जाता, उसमें एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि वज़न का ज़्यादा होना। लेकिन इसके अलावा आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो पिछले कुछ अरसे में हमारी सोसाइटी में आ गए हैं जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ ख़राब हो रही है? सबसे पहला तो पुअर पोस्टर है, जो कि आजकल हम में बहुत कॉमन है। अब हम लोग कॉमनली घर में फ़ोन भी यूज़ कर रहे होंगे तो बहुत ही पुअर पोस्टर में करेंगे। उसके अलावा हमारी इनएक्टिविटी बहुत है। पहले तो लोग थे, उनकी वर्किंग आपको पता है किस तरह से थी, सारा काम उन्होंने खुद करना है। लेकिन अब जो है हम लोग डिपेंडेंट होंगे, मशीन्स पे डिपेंडेंट हैं, इसी तरह से हम लोग मेड्स पे डिपेंडेंट हैं। तो ये सारी हमारी जो डिपेंडेंसी है ना, इसी की वजह से हमारी इनएक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं। और जैसे ही हमारा पोस्टर, हमारी बॉडी जो है ना, बेसिकली इसमें जो मसल्स हैं, मसल्स एक मशीन की तरह काम करते हैं। जब आप एक मशीन को कुछ अर्सा नहीं चलाएंगे तो वो मशीन क्या करती है, ऑटोमेटिकली जो है वो थोड़ा सा आपको तंग करेगी। बिल्कुल इसी तरह से जब हम अपनी बॉडी से प्रॉपर वर्क नहीं लेते तो ये भी इसके मसल्स भी हमें उसी तरह से थोड़ा सा तंग करते हैं। फिर हमें इसको जो है वो, इसी को हम कह देते हैं कि हमें जॉइंट्स के इशू आ गए हैं, मस्कुलर इशू आ गए हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी आ गई है, और फिर ये डिजीज़ बढ़ते बढ़ते जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा मैम, अगर हम अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें तो क्या चेंजेस उसमें लेके आएँ, और डाइट में कौन सी चीज़ें अगर हम एलिमिनेट कर दें तो जो 30-35 की एज ग्रुप्स में लोग हैं, कम से कम इनको हम इन मसाइल से बचा लें? पहले तो जो लोग थे वो इन चीज़ों से बहुत दूर थे। अगर 50 में भी चले जाते थे तो वो इन चीज़ों से बहुत दूर थे। उसकी रीज़न ये थी कि उनकी एक्टिविटीज़ थी, उनकी खुराक अच्छी थी। लेकिन अब क्योंकि हमारी जो फूड है वो भी इस तरह की, हम लोग जंक पे डिपेंडेंट हैं, जंक फूड्स पे डिपेंडेंट हैं, इसी के साथ साथ हम कोल्ड ड्रिंक्स पे डिपेंडेंट हैं, यानी कि अनहेल्दी फूड्स बहुत कॉमन हो चुकी हैं। और यही अनहेल्दी फूड्स जो हैं वो हमें बीमारियों की तरफ लेकर जा रही हैं। अगर हम इन अनहेल्दी फूड्स को जो है वो स्किप करें अपनी लाइफ से और कुछ हेल्दी डाइट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रेश जूसेस ऐड करें तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सही। अच्छा मैम, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर हम मल्टी विटामिन लेते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत सारे लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, हर कह लें कि 10-15 लोगों में एक बंदे को, तो आपका भी ये तजुर्बा रहा होगा। तो मल्टी विटामिन कितने इम्पॉर्टेंट हैं आपकी फिजियोथेरेपी जो है वो उससे रिलेट करते हुए, अगर हम बात करें कि उस हेल्थ को बेहतर करने में इनका कितना रोल है? अगर मल्टी वाइटामिन्स की बात की जाए तो मल्टी वाइटामिन्स जो हैं वो ये कह लें कि आजकल अगर हम इस टाइम की बात करें तो ये ज़रूरी हैं। सही। मेल्स में तो इतने, मेल्स में भी यूज़ करते हैं काफ़ी और फीमेल्स में भी यूज़ कर रही हैं। अब ये ज़रूरी क्यों हो गए हैं? क्योंकि हमारी जो फूड है उसमें प्रॉपर हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे जितने हमें न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए। तो फिर हमें उनको कवर अप करने के लिए मल्टीविटामिन्स का यूज़ करना पड़ता है। हम किसी भी डॉक्टर को चेकअप करवाने चले जाएं, सबसे पहले वो हमें क्या चीज़ लिख कर देगा, मल्टीविटामिन लाजमी एक आधी टैबलेट होगी। वो मल्टीविटामिन्स की वजह ही है, जब हमने अपनी फूड को प्रॉपर तरीके से इनटेक नहीं करना, हमने अपनी डाइट बैलेंस नहीं करनी। बैलेंस डाइट जब तक नहीं है तब फिर हमें साथ आर्टिफिशियल जो है वो चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, जो कि एक मल्टीविटामिन्स उसमें रोल प्ले कर रहे हैं। सही। अच्छा मैम, आपकी पूरी लाइफ में स्ट्रगल में आपकी इंस्पिरेशन कौन है, और सेकंड जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, मैं चाहूँगा आप बताएं। सबसे पहले तो सपोर्ट फैमिली ने किया बहुत ज़्यादा। जब स्टार्टिंग ली तो उन्होंने सपोर्ट किया। थ्रू आउट द प्रोफेशनल जर्नी वो लोग सपोर्ट करते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ग्रेजुएट हूँ तो इसमें भी मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उसके साथ साथ कुछ मेंटोर्स भी होते हैं, कुछ लोग इस तरह से मिलते हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से वर्किंग करना सिखाते हैं, अच्छे तरीके से आपको आगे बढ़ना सिखाते हैं, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को बेहतर करने का तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें मेरे जो सोसाइटी के साथ में मिलकर जिनके साथ स्टार्ट की, जो सोसाइटी के फाउंडर में डॉक्टर अदील लतीफ़, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। वो मेरे टीचर भी थे, उन्होंने मुझे हर तरह से गाइड किया। उसके अलावा कुछ इंस्पिरेशंस थी, जिस तरह हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर हमें कोई ना कोई इंसान इस तरह का मिलता है जो कि हमें इंस्पायर करता है, और जब उस जगह से हम इंस्पायर होते हैं तो हमें वहाँ से कुछ सीखना चाहिए। सही। तो इसी तरह से अब बाकी मोटिवेशनल काफ़ी चीज़ें भी थी जो कि हमने सीखी, इस तरह इंस्पायरेशंस भी ली और स्किल्स भी ली जिसके साथ चल रहे हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि ये जो जॉइंट पेन है या लोअर बैक पेन है या बैक पेन है, इन सारी चीज़ें ये जो कॉमन है, ख़ास तौर पे जब आपकी एज 50 क्रॉस करती है, 50 या 60 या इससे ज़्यादा, उसकी क्या वजह है, और क्या ये इसका जीन्स के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ है या आपकी लाइफस्टाइल से ज़्यादा ताल्लुक़ है? बेसिकली जीन्स के साथ जो होता है ना मसला, वो एट द
चाइल्डहुड ही शो हो जाता है। लेकिन जब अगर हम आए अपनी अर्लीहुड में लाइफ में आ जाते हैं तो अडल्टहुड में जब आते हैं तो अडल्टहुड में जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से आती हैं, हमारी अनहेल्दी डाइट की वजह से या फिर हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से आती हैं। जब हम इन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे, अपनी डाइट को बेहतर करेंगे, अपने एक लाइफस्टाइल को मेंटेन करेंगे, अपने एक रेगुलर चेकअप पे फोकस करेंगे तो फिर हम इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। अगर हम उसी तरह से अपनी लाइफ, एक दिन हमने डॉक्टर को चेक करवा लिया, हम उससे मेडिसिन ले आए, अगले दिन आके हमने वही चीज़ इस्तेमाल करनी है, अनहेल्दी फूड, जंक फूड, तो फिर हम दोबारा उसी जगह पे वापस चले जाते हैं। यही बेसिकली रीज़न है। एक तो पुअर पोस्चर है बहुत ज़्यादा, हम लोग गैजेट्स के साथ बहुत इन टच हो चुके हैं, जैसे कि फ़ोन्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, हमारे लैपटॉप्स वगैरह, आजकल हमारी वर्किंग इन्हीं पर है और इन्हीं वर्किंग की वजह से भी हमें मस्कुलर स्पाज्म, अब हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो वो हम लोग थोड़ी सी अपनी गर्दन को इस तरह करके यूज़ करते हैं, और जबकि हम ये रिसर्चेस में देखें तो जब हम अपनी गर्दन को थोड़ा सा भी नीचे करके नेक को यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे सर्वाइकल मसल एक तो स्पाज्म में आ जाते हैं, दूसरा इनके ऊपर वेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नॉर्मल वेट से जो वेट है वो डबल ट्रिपल हो जाता है जितनी हम अपनी नेक को फोल्ड करते जाते हैं। तो यही चीज़ें हैं, इनको हम अगर बेहतर करें तो हम अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं, और जो ख़ास तौर पे वो लोग जो 20-30 इस एज में वो इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा मैम, पोस्चर के हवाले से मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा बताएं कि अगर हम टेलीविज़न देख रहे हैं या लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो उस पे अगर हमारे जो है वो आई के लेवल पे है उसकी स्क्रीन, तो क्या ये पोस्चर ठीक है? अगर हम पोस्चर की बात करें तो ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और इसको हम इन शॉर्ट जो है वो बता सकते हैं कि अगर हम अब टीवी स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये देख लेना चाहिए कि जो हमारी नेक का लेवल है वो स्ट्रेट हो, यानी कि जो चीज़ है वो हमारी आई लेवल पे हो। इसी तरह से जो लोग लैपटॉप का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऑफिशियल वर्किंग है, ऑफिस वर्किंग है, उनको चाहिए कि वो अपने स्टैंड इस तरह का लैपटॉप का रें कि अपनी उनकी आइज़ के लेवल पे हो। इससे ये होगा कि हमारी जो नेक है उसके मसल्स में स्टिफनेस नहीं आएगी। मोस्टली कंप्लेन ऑफिस वर्कर्स की ही आती है ये जो नेक मसल स्टिफनेस की है, क्योंकि उनका ऑफिस का काम इस तरह का होता है कि उनको झुक के काम करना पड़ता है। तो अगर झुक के काम करना भी पड़ रहा है तो हमें चाहिए कि 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक लें, अपने आप को स्ट्रेचेस दें और उसके बाद जो है वो वर्किंग स्टार्ट करें। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर बैठ के पढ़ते हैं, CSS के कुछ स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास ये कंप्लेन लेकर, तो उनको भी चाहिए कि वो इसी तरह शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहें। 2 to 3 आवर्स के लिए एक पोस्टर पर बैठना हमारे लिए जो है वो फ़ायदेमंद नहीं है। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि कासिम अली शाह साहब के काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखती हैं? बेसिकली आप ये कह लें कि इसमें कि कासिम अली शाह साहब एक मेंटोर ही रहे हैं शुरू से। आप मेरे जो स्टेटस हैं उन पे अक्सर वीडियोस कासिम अली शाह साहब की होती हैं, क्योंकि इनकी वीडियोस में एक इंस्पिरेशन है। अगर एक इंसान डीमोटिवेट बैठा हुआ है ना तो वो इनको सुन के एक मोटिवेशन ले सकता है, और ये एक बहुत अच्छी मोटिवेशन है कि इनके वीडियोस में वो चीज़ ये है कि असर करती है। आप ये कह लें कि अगर आप सुन रहे हैं तो आपका दिल करेगा कि भाई हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ और मुझे करना चाहिए। मैम मुझे ये बताइएगा कि आप अपनी ये प्रोफेशनल जर्नी के साथ साथ सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो अभी आप करंटली क्या क्या काम कर रही हैं? बेसिकली हम लोगों ने जब वर्किंग शुरू की थी तो फिजियो फोकस एसोसिएशन से ही शुरू की थी, और हमारा एम जो था बेसिक वो मेडिकल स्टूडेंट्स को ही ट्रेनिंग देना था। लेकिन इसके साथ साथ फिर हम लोगों ने मेडिकल कैंप्स करवाए, और मेडिकल कैंप्स जब करवाए तो हमें ये चीज़ देखी कि इस मुआशरे को ज़रूरत है कि इसको कोई सोशल वर्क भी करे। बाकी फिर हम लोग कुछ लोगों से इंस्पायर भी हुए, जैसे कि अल खिदमत वाले वर्क कर रहे हैं, इसी तरह अल्लाह वाले ट्रस्ट, अभी हमने लास्ट डे भी उनके साथ वर्किंग किया। तो ये लोग हमें इंस्पायर करते हैं। ये चीज़ें हमें दिल करता है कि इंसान अपने मुआशरे के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करे। उसके साथ साथ फिर हमने ओवरऑल प्लान किया कि सोशल वर्क भी किया जाए। PFA वेलफेयर विंग के नाम से एक स्टार्ट किया, जिसमें हमने मेडिकल कैंप्स करवाए ओवरऑल पाकिस्तान में, और इसी के साथ हम ये रमज़ान ड्राइव भी करते हैं, राशन ड्राइव, इसी तरह से कंपेन्स वगैरह चलाते हैं। और ये कंपेन्स जो हैं वो इस तरह से चल रही हैं कि ये स्टूडेंट्स की बेस पे चल रही हैं, लाइक कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वही इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं और हम इसे चलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुक़द्दस साहिबा, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ख़ास तौर पे इन्होंने जो बताया कि किस तरह से इनकी एसोसिएशन काम करी है जिसके ये प्रेसिडेंट हैं। और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।